आगे बोलो 5 6 7 हो गया, 8 9 10। बेटा 7 में ना ए और डी नहीं कर पाए होगे, जो मैचिंग है ना 7 की, ए और डी नहीं कर पाए होगे। कोई बात नहीं, आप बी और सी कर लो। ए वाला ग्रुप 13 14 का है, डी वाला डी ब्लॉक का है, तो आप ए और डी छोड़ दो, बी और सी कर लिया हो तो बढ़िया बात। कोई डाउट हो बी सी में तो पूछ लो, ठीक है। एनी डाउट टिल 7? लास्ट टाइम एनी डाउट टिल 7? हो गया, चलो आगे बोलो 8 9 10। बेटा 10 वाली रिएक्शन भी मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, ठीक है। जैसे पहली वाली रिएक्शन जो है PbO2 प्लस H2SO4, बताओ बेटा इसको गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा, लेड प्लस 4 में है। क्या आपको ये समझ में आता है लेड प्लस 4 एक शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, बताओ यस और नो? तो क्या बन जाएगा बेटा, PbO2 प्लस आप H2SO4 ले रहे हो और आपने गर्म कर दिया, तो अपने को समझ में आता है लेड प्लस 4 में शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप किसको ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी +1 में, सल्फर ऑलरेडी +6 में, तो भैया ऑक्सीडाइज होने के लिए कौन बचा बेटा बताओ, ऑक्सीजन। तो आपकी क्या निकल जाएगी, O2। और लेड +4 से कहाँ आ जाएगी बेटा बताओ, +2 में, तो क्या निकल जाएगा, PbSO4। बाकी आप समझदार हो, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए पानी भी निकलेगा, ठीक है। दूसरी वाली मैं चारों रिएक्शन यही लिख देता हूं, ठीक है। दूसरी वाली रिएक्शन क्या है, Na2H2O3, Na2H2O3, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हो, पानी ले रहे हो और आप ले लो Cl2। तो बेटा ध्यान रखना, ये सल्फर जो है डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा और क्लोरीन करेगी रिड्यूस, तो क्या मिलेगा बेटा, क्लोरीन देगा NaCl, ठीक है, क्लोरीन देगा NaCl। और अपने को क्या मिलेगा, सल्फर होगी ऑक्सीडाइज, +2 से कहा जाएगी, +6 में जाएगी, तो अपने को मिलेगा NaHSO4। और अपने को एक सल्फर भी मिलेगी 0 में, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ठीक है। और अपने को इतना भी समझ में आता है क्या, कि बैलेंसिंग वगैरह तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली रिएक्शन ये है, ठीक है। तो भैया स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, क्योंकि मैं इसको रब करूंगा बेटा, ठीक है। ये दो रिएक्शन है। +6 में ही जाना था तो Na2SO4 क्यों नहीं बना? अरे यार अब देखो यार, जो चीज मिल रही है तो वो मिल रही है यार, इसमें अपन क्या ही कर सकते हैं बताओ। दूसरी बात ये भी है बेटा, इसको इमेजिन करा जाए तो ऐसे समझो H2SO4 बना होएगा, NaOH बना होएगा, तो पहले एक H+ निकला होएगा, तो NaHSO4 पे ही कहानी टिक गई। इस तरीके से है बेटा, ठीक है। अब हर चीज के तो भैया लॉजिक नहीं होते, जहां जहां लगते भावा मैं आपको बता ही देता हूँ। और 2 4 रिएक्शन होती है जिनके नहीं होते हैं भैया, यहीं पे रुक गई। ले लिया इसका, आगे वाली रिएक्शन लिखो। अगली वाली क्या है, N2H4, ठीक है, N2H4 प्लस I2, ठीक है। N2H4 को क्या यही रिएक्शन है ना, हाँ, N2H4 प्लस I2। अब भैया ये सोचो, क्या नाइट्रोजन -2 में है क्या, अब नाइट्रोजन को तड़प रहा होगा कि अरे नहीं नहीं -2 बढ़िया नहीं लग रहा, तुम हेलोजन होके 0 में बैठे हुए, तो आयोडीन बोलेगा अच्छा इतना बुरा लग रहा है, ले मैं रिड्यूस हो जाता हूँ -1 में, तो नाइट्रोजन बोलेगी खुद को रिड्यूस कर लिया तो मेरे को ऑक्सीडाइज कर दे भैया, तो क्या बन गया, N2 बन गया। अगली वाली रिएक्शन क्या है, चौथी वाली है XCF2 प्लस NO। बेटा आपको ये पता होएगा, XCF2 आपको एक लाइन लिखवाई थी मैंने कि एक शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि XCF2 +2 में है, तो जिनोन ने ताजे ताजे पाप करना शुरू करा है, तो उसके मन में हमेशा एक पश्चाताप होता है कि भैया अपन सारे पाप छोड़ दें और कहाँ चले जाएं, जिनोन में चले जाएं। तो अब +2 से जिनोन में कहाँ आ रहा है, 0 में, तो खुद का कर रहा है रिडक्शन, तो दूसरे का करेगा ऑक्सीडाइज। इसीलिए XCF2 क्या होता है, शानदार वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये चीज लिखवाई है ना बेटा कॉपी में, हाँ तो बोलो बच्चों। और क्या मिल जाएगा, फ्लोरीन उधर से निकल के NOF में चला जाएगा, ठीक है। NOF का कोई स्ट्रक्चर पूछे तो ये होता है NOF, जैसा NOCl होता है वैसा ही NOF होता है, ठीक है। ले लो भैया, स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले लो। आगे बोलो, क्वेश्चन नंबर 11 तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था,
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 में बता देता हूं, उसमें डाउट होगा। एक चीज ये इसमें 14 में वैसे डाउट आता नहीं है, लेकिन चलो मैं बता ही देता हूं। एक तो ये है HClO4 और H2SO4 में एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो आप देख लें HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में HClO4, HClO3 और HClO2 और HOCl, सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब सबसे स्टेबल ऑक्सी एसिड कौन सा है बेटा, बताओ। बोलो बच्चों। HClO4 क्यों है बेटा, ये भी बता दो। सर अपने को समझ में आता है, जब ये H+ दे देगा तो ये कहानी बन जाएगी क्या, बताओ बच्चों, ये कहानी बन जाएगी क्या। तो ये माइनस चार्ज क्या समझ में आ रहा है, चारों ऑक्सीजन पे डोलेगा। अरे भैया हाँ या ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस यही होगी, और सबसे ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज चार चार ऑक्सीजन पे डोलेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहा है बेटा, बताओ, ये वाला। तो इसका मतलब कौन सा ऑक्सी एसिड स्टेबल है, HClO4 मोस्ट स्टेबल, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा रेजोनेंस मिलेगा और सबसे ज्यादा वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मोस्ट स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, ठीक है। अब कर लोगे बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन 13 जो भी है, ठीक है। और अगला क्या है, हाइपोक्लोराइड ऑक्सीडाइजेस द सल्फाइड आयन। बेटा हाइपोक्लोराइड आयन कौन सा होता है बेटा, OCl-। ये वाली रिएक्शन मैंने आपको ग्रुप 16 में लिखा रखी है। और सल्फाइड आयन कौन सा होता है, सल्फर +4। तो यहाँ +1 में, तो ये कहाँ चला जाएगा बेटा, बोलो फटाफट बोलो, कहाँ जाएगा, -1 में। और सल्फर +4 से कहाँ जाएगी, प्लस, बोलो बच्चों 6 में, ठीक है। चलो, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 IIT JEE। पार्ट 2 बोलो भैया, JEE मेन 1 2 3, कोई डाउट। किसी को लिखना हो तो लिख लो, 1 2 3, कोई डाउट। 4 5 6 JEE मेन 4 5 6। अरे कर लिए क्या ये लोगों, सब पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में करें क्या। अरे यार छोटी सी तो वही खत्म कर ही लो यार, सब आसान आसान क्वेश्चन है। आपका अथर्व जी रह जाए तो मुझसे पूछ लेना मैसेज करके। और यार जब मैसेज करा करो ना, बैच उच लिख दिया करो, पता ही नहीं चलता है कौन से बैच का बच्चा है। तो यही पता नहीं रहता है कौन से बैच में कितना पढ़ा दिया है, क्या है। बैच उस तो मेंशन करो, तभी तो पता चलता है कि हाँ भैया क्या है, क्या बताना है उसको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं जिनोन ऑक्सो कंपाउंड जिसको हाइड्रो, अरे गगन बेटा कैसी बातें कर रहे हो। इन्होंने ये पूछा है इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको आप हाइड्रोलिसिस करके नहीं ला सकते, और वो भी किसकी हाइड्रोलिसिस करानी है, जिनोन के ऑक्सी कंपाउंड की करानी है, ठीक है। मतलब ऑक्सी कंपाउंड लेके आना है, जिनोन का ऑक्सी कंपाउंड लेके आना है, और हाइड्रोलिसिस करानी है जिनोन फ्लोराइड की। तो हाइड्रोलिसिस जिनोन फ्लोराइड में कौन है, XeF4 है, XeF6 है और XeF2 है। चलो भैया हाइड्रोलिसिस कराओ। इसके प्रोडक्ट क्या मिलते हैं हाइड्रोलिसिस में बेटा, बोलो। ये तो अपने प्राण त्याग देता है जिनोन और O2, ठीक है। ये वाला क्या करेगा, ये बीच में रहता है, डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है। और O2 HF भी मिलेगा, आपको HF लिखना हो तो आप यू कैन राइट HF ऑल्सो। और बेटा ये वाला क्या करता है, फटाफट बोलो। पहले हाइड्रोलिसिस करेगा तो क्या बनाएगा, XeOF, ठीक है। फिर दूसरा ऑक्सीजन लेगा तो 2 फ्लोरीन और निकालेगा बाहर। तो अगले स्टेप में क्या करेगा बेटा, ये बताओ। अगले स्टेप में XeO2F2, और उसके भी अगले स्टेप में क्या करेगा बेटा, बताओ। उसके भी अगले स्टेप में XeO3। तो भैया ये बताओ, क्या XeO4 कभी मिल रहा है क्या, XeO4 कभी मिलेगा क्या ना। तो यही तो है जिनोन फ्लोराइड्स की हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलो आगे बोलो, 5 6 7 8 9 10 तक कोई डाउट, 10 तक कोई डाउट बेटा, 1 to 10, 11 to 15, 11 to 15, कोई डाउट बच्चों।
9 में डाउट है। 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डेट रिक्वायर्स अ कैटलिस्ट। अब बेटा आपको मैंने एक बात बोली थी क्या, कि हेलोजन्स में ऊपर जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है और नीचे आने पे रिएक्टिविटी घटती है। तो जो ऊपर वाले हैं वो तो अपने आप रिएक्ट कर जाएंगे, तो उनको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नीचे वाले हैं उनको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो भैया नीचे वाला कौन है? आयोडीन, क्योंकि हाइड्रोजन तो सब में सेम है बेटा उसमें। ठीक है, H2 प्लस F2, H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Br2, H2O प्लस I2। तो हाइड्रोजन तो सब में सेम है, आप हेलोजन्स को ही देख लो बस। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की। 12 में भी डाउट है। 12 क्या है? क्लोरीन को हॉट एंड, अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो बेटा, बोलो क्लोरीन को अगर अपन रिएक्ट कराते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से, तो बताओ बेटा क्या मिलेगा? फटाफट बोलो। ये डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा क्या? क्या देगा? Cl माइनस और ClO3 माइनस। ठीक है, और क्या पूछा है? गिव्स कंपाउंड X एंड Y। तो ये है X और ये है Y। ठीक है, कंपाउंड X गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विद AgCl। नालायको, इससे बड़ा हिंट और क्या हो सकता है? हाँ, कि AgNO3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। तो भैया वो क्या मिल रहा होगा? बोलो। AgCl। ठीक है, यहाँ से Cl माइनस और वहां की NaOH की रिएक्शन तो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट थी, बोला था, याद कर लो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा? इन्होंने क्या पूछा है? एवरेज बॉन्ड ऑर्डर इन Y। तो भैया Y क्या है? ClO3 माइनस। तो भैया इसका स्ट्रक्चर बताओ क्या होता है? टिडिंग 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 और लोन पेयर। ठीक है, तो भैया इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं बता सकते? 1+2Y3, ये उसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। क्लास 11 में क्वेश्चन नहीं करते थे ऐसे। ठीक है, चलो और कोई डाउट? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 नहीं 15 तक ही है। सर व्हेन इन रिएक्शन ऑक्सी एसिड फॉर्म्स, जहां जहां बताया गया भैया। हाँ, कोई क्वेश्चन दो तो मैं बता पाऊं ऑक्सी एसिड कहां बनता है। हाँ, शैल वी फिनिश एक्सरसाइज 3? एनी अदर डाउट? चलो, आज का होमवर्क जो होएगा वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग। और भैया अगेन आई एम सेइंग, टेलीग्राम से एक पेज उठा लेना जो डाला है। ठीक है, वो एनसीईआरटी में है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बढ़िया बात, लेकिन टेलीग्राम से छाप के नोट्स में लिख लो। नोट्स में लिखा रहेगा, देन इट वुड बी अ बेटर आइडिया कि एटलीस्ट नोट्स में तो है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी भैया आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तो नोट्स में लिख लो। हेडिंग डालो केमिकल काइनेटिक्स। राइट डाउन द हेडिंग chemical kinetics। write down the heading chemical kinetics। अब बेटा इतना ध्यान रखना, केमिकल काइनेटिक एक आसान सा चैप्टर है, कोशिश करना इसको बेसिक से समझते रहें। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बिल्कुल लल्लू सा है। इसमें इंटीग्रेशन सब 14 क्वेश्चन में 4th ऑप्शन में अंडरलाइन कौन सा होएगा? 14 क्वेश्चन कौन सा है? मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं 14 की। बेटा पहला वाला तो रिएक्शन एनसीईआरटी में ही किया मैंने, H2SO4 प्लस NaCl 420 केल्विन पे क्या बनेगा बेटा बताओ? NaHSO4 प्लस NaHSO4, शाबाश। और प्लस बोलो बच्चों NaCl, HCl बन जाएगा क्या? ठीक है, उधर से H प्लस लेना और इधर से आयन एक्सचेंज करा देना। ठीक है, तो पहली वाली तो ये रिएक्शन है। दूसरी वाली क्या है? NH3 को H प्लस दोगे तो बेटा क्या बन जाएगा बोलो? अमोनियम आयन, NH4 प्लस बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला है H3PO2। तो बेटा आपको पता है ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा, मिडिल OS में है ना, तो ये क्या करेगा? डिस्प्रोपोर्शनेट कहाँ है? +1 में। अच्छा, अगर कभी भूल भी जाओ तो उन्होंने तो क्वेश्चन में ही लिख के दे दिया कि डिस्प्रोपोर्शनेट करा देना। ठीक है, तो क्या बनेगा? PS3 एक तो मिनिमम में जाएगा और +1 में है, तो भैया कहाँ जाएगा बोलो? +3 में। और अगर ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेट कराएं तो बेटा कहाँ जाएगा बोलो? मिनिमम में -3 और यहाँ +3 में बैठा है, ऑक्सीडाइज होके कहाँ जाएगा बेटा बोलो? +5 में। अरे बेटा ये सुनो, तो कहाँ चला जाएगा? H3
PO4 में, ठीक है। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। और चौथी वाली रिएक्शन क्या है, XCF4 प्लस SbF5, तो वो तो क्लास में ही लिखा रखी है। बेटा बताओ क्या बनेगा, XCF4 प्लस SbF5, तो ये फ्लोराइड डोनेट करेगा, SbF6 माइनस बन जाएगा, तो XCF3 प्लस और क्या बन जाएगा, SbF6 माइनस, ये बन जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है भैया। और कोई, हाँ ये इनऑर्गेनिक ही पीछा नहीं छोड़ रही है। हेडिंग डालो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भैया, ठीक है। हेडिंग डालो, केमिकल काइनेटिक्स, राइट डाउन दी हेडिंग, केमिकल काइनेटिक्स। आसान सा चैप्टर है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए बस उतना, और कुछ जरूरत नहीं है इसमें। पुराने चैप्टर में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स में सीख रखा है तो बढ़िया बात है। अपने को पता है थर्मो बेटा कभी भी स्पीड की बात नहीं करती, क्या इतना याद है? थर्मो से पूछोगे क्या ये प्रोसेस होएगा या नहीं, तो थर्मो पूछेगा बेटा डेल्टा जी निकाल के देख लो, अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है, और डेल्टा जी जीरो आ रहा है तो प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। यही तो है थर्मोडायनेमिक्स, केवल इतना ही बात करती है, कभी भी थर्मोडायनेमिक स्पीड से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड बातें नहीं करती। क्या ये चीज पता है? तो इन्हीं चीजों के बारे में अब बात करने के लिए कौन आया, केमिकल काइनेटिक्स। आपने बेटा ऑर्गेनिक तो पढ़ ली है ना, तो ऑर्गेनिक में आपने सुनेंगे काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, नाम सुने थे? तो ये वही वाली बातें हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, वही वाली बातें हैं यहाँ पे, तो लिख लो। थर्मो डजंट टॉक अबाउट, अरे ऐसे लिखो, सिंस, या ऐसे भी मत लिखो यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिख लो, ठीक है। थर्मो can help in predicting, और भैया कोशिश करना एक बार में समझ लेना, ये मत बोलना राइटिंग खराब है सर, ठीक है, वो तो मुझे भी पता है खराब है यार, ठीक है, इसलिए मैं साथ में बोलता जा रहा हूँ। थर्मो कैन हेल्प इन प्रिडिक्टिंग दी feasibility, can help in predicting the feasibility of the reaction slash process. Thermo can help in predicting the feasibility of the reaction or process, but does not talk about rate of reaction, whether it's going to be completed in a day, whether it's going to be completed इन सेकेंड्स। वो इस बात पे चर्चा नहीं करता कि रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है, रिएक्शन कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है उसके बारे में चर्चा नहीं करता वो। तो वो ये नहीं बोलेगा कि रिएक्शन 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी या 10 साल लगेंगे या 100 साल लगेंगे, वो इसके बारे में बात नहीं करती। डज नॉट टॉक अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन वेदर इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन सेकेंड्स और सेंचुरीज, ठीक है। तो वो इस बारे में बात नहीं करती, तो इसीलिए ये रेट के बारे में चर्चा कौन करेगा, केमिकल काइनेटिक्स। तो इन केमिकल काइनेटिक्स अपन किसकी बात करेंगे, रेट की बात करेंगे। इतना लिख लो भैया, लिख लिया? यस सर। चलो अब बेटा एक चीज अपने को पता है, पीबी बराबर एनआरटी होता है क्या बेटा, ठीक है। अच्छा ये किसके लिए है बेटा बताओ, आइडियल गैस। आइडियल गैस। आइडियल गैस, आई गैस का मतलब क्या है, आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी। अच्छा एनवाईवी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी, तो पी बराबर सीआरटी बन गया, ठीक है, पी बराबर सीआरटी।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बेटा बताओ? कंसंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये लिख लें आप। दूसरी बात आप ये भी जानते हैं कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं इनको डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आपको इतना समझ में आता है? dP/dt, बताओ बेटा क्या बन जाएगा, बोलो। dt क्या बन जाएगा? dC/dt इंटू R इंटू टी। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो उसको तो बेटा ये तो कांस्टेंट आ गया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन को डिफरेंशिएट कर लेना विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये क्या किया? अच्छा ये वाला टी क्या है? टाइम वाला। कैपिटल टी क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर। लिख लो इतना। ठीक है, अच्छा बेटा एक चीज बताओ, अगर रिएक्शन हो रही है तो वक्त के साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। कम होगी। और वक्त वक्त के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो अगर मैं चेंज निकाल लूं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में तो बेटा क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा चेंज तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हो, तो फाइनल तो कम हो रखी है, तो बेटा क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा प्रोडक्ट के लिए निकाले तो चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रही है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ, सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं जैसे आज गोल्ड का प्राइस मान लो लगभग 49,000 के आसपास है, लेट्स कॉल इट कि 50,000 है, ठीक है, 50,000 पर 10 ग्राम। तो मैं बोलूं गोल्ड का प्राइस है 50,000, ठीक है, और मैं बोलूं गोल्ड का प्राइस घट गया है -1,000 से, तो बताओ कोई सेंस है क्या इस बात की? -1,000 की कोई सेंस है? नहीं है। क्यों? जब आपने बोल ही दिया कि गोल्ड का प्राइस घट गया है तो 1,000 में खुद ही सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। अरे भैया ये सुनो, तो ये कहने की क्या जरूरत है कि -1,000 से घट गया है? अरे भैया जब आपने बोला कि गोल्ड का प्राइस घट गया है कितने से? -1,000 से, तो कोई सेंस नहीं है। जब मैंने बोला गोल्ड का प्राइस घट गया है, आपने पूछा कितने से, मैंने कहा 1,000 से, तो आप बोलोगे सब पहले 50,000 था अब 49,000 रह गया होएगा। बेटा ये सुनो, तो क्या -1,000 का कोई सेंस है? नहीं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया ना घट गया है। ठीक है, ऐसे मैं बोलूं कि गोल्ड 50 पे है, अब मैं बोलूं गोल्ड का प्राइस 2,000 से बढ़ गया है, तो मैं क्या ऐसे बोलूंगा +2,000 से बढ़ गया है? अरे जब मैंने बोल दिया कि बढ़ गया है तो मैं सीधा ही बोलूंगा ना 2,000 से। आई विल ऑलवेज टॉक अबाउट मैग्नीट्यूड। इतना समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं आगे टर्म स्पेसिफाई कर दूं कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इन दी सिमिलर मैनर अपने को पता है क्या कि जब रिएक्टेंट है तो अपने को पता है वक्त के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन कमी होगी, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा कि उसका जो रेट है वो -2 मोल पर मिनट है। बताओ बेटा, बोलो बेटा ये सुनो, मैं उसको बोलूं कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट -2 मोल पर मिनट, तो आप बोलोगे सर कैसी वाहियात बातें कर रहे हो, रेट कैसे नेगेटिव हो सकता है? अपने को पता ही है जब रेट वो रिएक्टेंट है कंज्यूम हो रहा है तो आराम से वो खत्म ही तो होएगा। तो बेटा आप इतना बोल दो कि 2 मोल पर मिनट, तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा 1 मिनट में कितने मोल खत्म हो रहे हैं उसके। बताओ बेटा रिएक्टेंट के 2, तो -2 मोल पर मिनट बोलने का कोई सेंस है क्या? ना। ऐसे मैं बोलूं कि प्रोडक्ट के जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो +2 मोल पर मिनट है, तो आप बोलोगे सर कैसी वाहियात बातें कर रहे हो? एक तो आपने टर्म यूज कर ली फॉर्मेशन, तो हमें खुद ही समझ में आ रहा है वक्त के साथ वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बेटा बताओ, बढ़ रहा है ना, तो हम खुद ही बोल देंगे सर 2 मोल पर मिनट का मतलब क्या, हर मिनट में 2 मोल बन रहे हैं उसके। ये सुनो, ठीक है, तो अपने को दिमाग में क्या बात बिठानी है कि रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतना समझ में आया बेटा? रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, रेट क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो लिखो रेट को कैसे डिफाइन करा गया? रेट बराबर, रेट बराबर, पहले लगाया मॉड। मॉड क्यों लगाया भैया बोलो?
ताकि अगर कोई क्वांटिटी नेगेटिव हो तो उसका आप मैग्नीट्यूड ले लेना, क्योंकि अपने को पता है रिएक्टेंट वक्त के साथ कंज्यूम ही होएगा। ठीक है, अब अपन बेटा इतना समझ में आता है कि नीचे क्या आएगा बेटा, बोलो, टाइम टेकन। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा बेटा, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, या नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि डब्बे की वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। तो भैया क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन। या अभी थोड़ी देर पहले आपने ये भी देखा था P प्रोपोर्शनल टू C, आपकी कॉपी पे लिखा होएगा कहीं, अभी लिखा था P प्रोपोर्शनल टू C आइडियल गैसेस के लिए। अरे अभी लिखा था ना P प्रोपोर्शनल टू C फॉर आइडियल। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, इस चीज को देखें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं लिखना चाहते, आप मोल में लिख दो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप मोल्स में लिखना नहीं चाहते तो आप पार्शियल प्रेशर्स में लिख दो, या फिर पार्शियल प्रेशर। और इतना आप समझदार हो, पार्शियल प्रेशर किसके लिए डिफाइन होता है, गैसेस के लिए, लिक्विड सॉलिड के लिए, तो आंसर है गैसेस के लिए। तो आप पार्शियल प्रेशर लिखो तो गैसेस के लिए लिख देना। तो ये क्या आ गया, रेट। ठीक है, अच्छा बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी ली है तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। अरे भाई वो आया ना, और नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। तो टाइम को अगर आपने सेकंड में लिया होगा तो यहाँ क्या लिख देना, सेकंड। अब कोई बोले नहीं सर मैंने तो ना ऐसा किया क्या कि मैंने टाइम तो मिनट में लिया, तो भैया कोई बात नहीं, तो यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, बोलो, मोल पर लीटर मिनट। कोई बोले नहीं मैंने तो घंटे में लिया था, तो यहाँ HR लिख देना। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, और HR माइनस क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बताओ। यस सर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई बोले नहीं सर मैंने तो ना क्या किया था, मैंने प्रेशर को ATM में लिया था, मैं तो पार्शियल प्रेशर में चल रहा था, तो भैया बताओ क्या यूनिट आ जाएगी, ATM पर सेकेंड। ठीक है, अब कोई बोले नहीं मैंने टाइम तो मैंने मिनट में लिया था और प्रेशर मैंने बार में लिया था, तो भैया कोई बात नहीं, तो यूनिट क्या आ जाएगी, बार पर मिनट। अब कोई बात ज्यादा भावुक हो जाए, वो बोलेगा नहीं सर मैंने तो MM ऑफ HG में लिया था, अरे भैया किसी में भी ले लो। और बोले मैंने टाइम तो मैंने ईयर में लिया था, तो कोई बात नहीं भैया तुम ईयर ले लो, और क्या। अरे समझ में आ रहा है क्या, यस सर, ठीक है, तो यूनिट आप ईयर ले लो। अच्छा इतना भी समझ में आता है, ईयर को -1 में ऊपर ले जा सकते हो, ये तो सब पता ही है ना। तो ऐसी कोई और भी यूनिट आ सकती है, तो बच्चे बोलते हैं सर और भी यूनिट संभव है, तो ETC भी लिख दो आगे, तो आप ETC भी लिख लेना। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर आपने किसको क्या लिया है, तो बताओ क्या आंसर होना चाहिए, बोलो। अरे कैसे पता चलेगा कि मैं रेट को किसके टर्म में लिख रहा हूं, बोलो बेटा। अरे तो आप बोलोगे सर हम तो पढ़े लिखे हैं, यूनिट देख के समझ जाएंगे। अरे बेटा ये सुनो, यस सर, यूनिट देख के पता चल जाएगा ना। अगर मान लो यूनिट ये वाली है, तो आप क्या बोलोगे, ऊपर मैंने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर लिया है, वो भी और टाइम किस में लिया है, सेकंड में या मिनट में, सेकंड में। तो आप बोलोगे सेकंड में। अगर मैं बेटा ये वाली यूनिट ले लूं तो आप बोलोगे आपने कॉन्सेंट्रेशन ली है मोलैरिटी, और टाइम किस में लिया है बेटा, बोलो मिनट में। तो ऐसे यूनिट देख के हम समझ जाएंगे, बच्चे थोड़ा है अपन। ठीक है, लिख लो इसे। और रेट कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, छाप लो इतना। हाँ कोई टॉर में बोले तो भैया लिखते रहो, ATC लिख रहा है ना, अपने मनोरंजन के हिसाब से लिखते रहो। इतना समझ में आया क्या, यस सर, अच्छा अब आपको पता है फिजिक्स में आपने, सॉरी फिजिक्स में भी सीखा होगा और मैथ्स में भी सीखा होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये चीजें सीख रखी है ना आपने बेटा। ठीक है, यस सर, तो जो रेट होता है, रेट 2 प्रकार का होता है। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेट, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेट। पॉइंट नंबर 1 एवरेज रेट, पॉइंट नंबर 1 एवरेज रेट।
हम इस चैप्टर में एवरेज रेट यूज बहुत कम करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बेटा आर टू पी का क्या मतलब है? आर टू पी का मतलब है Reactant to product. से प्रोडक्ट जा रहे हो, तो अपने को समझ में आता है एवरेज रेट जो होएगा। बेटा अपने को पता है, बेटा एवरेज जानते हो ना, किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हैं, ठीक है? तो क्या होएगा बेटा बताओ? माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। और बेटा माइनस क्यों लगाया पहले मुझे ये बताओ? कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा वक्त के साथ साथ। रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो तो रिएक्टेंट की वक्त के साथ कंसंट्रेशन कम होगी, तो बेटा क्या आपको ये समझ में आता है ये क्वांटिटी कैसी आएगी बताओ बेटा? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन रेट कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। इन ऑर्डर टू मेक द रेट पॉजिटिव हमने उसके आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्या इतना समझ में आया बेटा? बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, क्योंकि रेट तो हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर रिएक्टेंट, क्योंकि हमें पता था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हमने क्या लिया? एक माइनस लगा दिया। अगर हम बेटा यही चीज प्रोडक्ट के लिए लिखें तो बताओ क्या आएगा? डेल्टा पी अपॉन, बोलो बच्चों, डेल्टा टी। क्या इस बार माइनस लगाओगे आगे? बोलो बच्चों। नो सर। नहीं, क्योंकि इस बार जो प्रोडक्ट है ना, तो आपको पता है वक्त के साथ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, तो चेंज पॉजिटिव आएगा क्या? बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, लिख लो इतना, फिर मैं इसी में चेंजेस करूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं क्या कि टाइम T1 पे, ये मैं टेबल बना देता हूं, टाइम T1 और टाइम T2, ठीक है, ये R है और ये P है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी C1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी टाइम 2 पे C2, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T1 पे C1 डैश और इसकी है C2 डैश T2 पे। तो भैया जरा ये लिख के बताओ किस किस के बराबर आएंगे, फटाफट लिखो। बोलो बेटा किसकी क्या वैल्यू आएगी, फटाफट बोलो। इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस को माइनस लगा रहने दो, और बेटा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना चेंज, तो T1 से T2, तो फाइनल क्या है बेटा रिएक्टेंट के लिए? बोलो C2 माइनस C1। अरे भैया हाँ है ना, अपॉन T2 माइनस T1। कोई तकलीफ बेटा? अरे ये सुनो। नो। चलो शाबाश। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? अजय यार ये स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा लो, स्क्वायर ब्रैकेट ही तो बताएगा कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो। डेल्टा का मतलब हो गया चेंज, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताएगा? कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ऐसे यहाँ पे भी लगाना। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या आएगा बेटा? बोलो C2 डैश, बोलो बच्चों, माइनस C1 डैश अपॉन, बोलो बच्चों, T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये एवरेज रेट बेटा अपने को पता है फॉर टाइम इंटरवल निकालते हैं। ठीक है, अपने को एवरेज रेट पता है किसके लिए निकालते हैं? फॉर आ, बोलो बच्चों। अरे आप लोगों को तो मैथ्स अच्छे से आती है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बातें यही तो करते हैं, फॉर आ टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे आप मान लो जो t बराबर 1 मिनट से t बराबर 5 मिनट तक जा रहे हो, फॉर अ टाइम इंटरवल, तो ये कहानी लिखोगे। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव होएगा इसीलिए एक माइनस हमने ऑलरेडी बाहर लगा दिया। ठीक है, लिख लिया बच्चों इतना? यस सर।
भैया ये एवरेज रेट तो लेने आते होंगे ना, मैथ फिजिक्स में भी सिखाए गए होंगे, अपने को भी नजर आ रहा है C2 माइनस C1 एवरेज ले लो, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। अच्छा एवरेज रेट तो ये हो गया, एक दूसरा रेट भी पता है क्या, इंस्टेंटेनियस रेट। बोलो बच्चों, दूसरी क्वांटिटी कौन सी है, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। minus dr by dt. बेटा इंस्टेंटेनियस क्या होता है, अब आप बोलोगे सर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो अभी आप डेल्टा लिख रहे थे, अब डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा बेटा बताओ, डी आ जाएगा क्या, स्मॉल डी, ठीक है। तो क्या अपने को एक चीज समझ में आती है, फिजिक्स में और मैथ्स में आपने पढ़ी होगी कि आप टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ, टाइम इंटरवल को छोटा करते चले जाओ, तो पर्टिकुलर टाइम पे जब आ जाओगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगी क्या। तो इंस्टेंटेनियस क्या होती है, बोलो बेटा, एट एनी, बोलो, गिवन instant एट एनी गिवन इंस्टेंट। तो बेटा क्या हो जाएगा, अगर आप आर से पी जा रहे हो तो रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, फॉर रिएक्टेंट क्या आ जाएगा, माइनस डी आर बाय, बोलो बच्चों, डी टी। और फॉर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, minus dp by dt, अबे नालायक, माइनस नहीं आएगा dp by dt, dp by dt. dp by dt. भैया, ये आप गलत कर दोगे ऐसे क्वेश्चन पूरा सही करने के बावजूद भी। Okay, sir. भैया प्रोडक्ट की तो बढ़ रही है ना, तो डी पी वाई, बोलो बच्चों, डी टी, माइनस मत लगाना, माइनस तो यहाँ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट वक्त के साथ कम हो रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये तो आप जानते ही हो कि भैया ये स्लोप की बातें हो रही हैं, इतना तो पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, स्लोप होता है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में लिखवाता हूं अंग्रेजी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को ये दे रखा है कर्व, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और ये कोई कर्व ऐसा दे रखा है, ऐसा कर्व दे रखा है कुछ। पहले ये बताओ ये कर्व किसका है, रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है, फटाफट बोलो। reactant का reactant. रिएक्टेंट का है, कैसे पता रिएक्टेंट का है, concentration Increase होते जा रहा है concentration. वक्त के Time साथ के साथ वक्त इधर concentration बढ़ रहा है, टाइम इधर बढ़ता है ना, तो वक्त के साथ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है, रिएक्टेंट की होती है। तो अच्छा मुझे किसी टाइम टी पे चाहिए, मान लो ये टी बराबर 5 सेकेंड है, तो किसी टाइम टी पे चाहिए, तो भैया कैसे करते हो बताओ। तो आप बोलोगे क्या कि सर एक उस पॉइंट पे एक टेंजेंट डालो, मैथ्स में सीखा होएगा ना, अरे भैया यस और नो, sir, yes sir. उस पॉइंट पे एक, अरे ये क्या हो गया, उस पॉइंट पे, अरे उस पॉइंट पे एक ही बोल पाएंगे, टेंजेंट नहीं डल पाई। हाँ? उस पॉइंट पे एक क्या करोगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. अब इसमें टेंजेंट कैसे ड्रॉ होएगी देखते हैं। सर पहले टेंजेंट बना दीजिए, उसके बाद कर्व बनाइए। हाँ बेटा, वाह वाह वाह. बन गई टेंजेंट क्या, ठीक है, दिख रहा है टेंजेंट। हाँ Yes sir. एक मिनट रुको, जब तक आप कुछ नहीं बोलेंगे वो स्ट्रेट. हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चलो। तो क्या बन गया अपना, टेंजेंट आ गई। तो आप क्या करोगे बेटा, बेटा करते थे ना, जैसे कोई स्लोप दे, कोई लाइन दे रखी हो, फिर अपन उसको डिफरेंशिएट कर देते थे, और जिस टाइम पे पूछा था वो वैल्यू पुट कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना, ठीक है। तो भैया क्या आ जाएगा, बोलो फटाफट। अब आप क्या करोगे, किसी टाइम टी पे इसका स्लोप टेंजेंट का देख लोगे, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या है बेटा, बोलो, स्लोप ऑफ, बोलो बच्चों, टेंजेंट। अरे ये स्लोप वगैरह निकालने आते हैं ना बेटा, ठीक है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बोलो बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम कर्व एट अ गिवन इंस्टेंट। बोलो बेटा यस और नो। Yes, sir. जैसे इसकी कोई इक्वेशन दे रखी होगी तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देना और बाद में जिस टाइम पे पूछा वो वाला टाइम पुट कर देना। ठीक है बेटा, चलो छाप लो। ये तो आपको सब आता ही है, मैथ्स में सब सिखाई रखा होता है, कैसे स्लोप निकालते हैं, डीपी बाई डी कैसे करते हैं। ठीक है, लिख लो भैया इतना, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम कर्व एट अ गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ये ग्राफ किसके लिए था बेटा बताओ, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, किसके लिए था? Reactant. ठीक है, लिख लो भैया, हो गया, रब कर दूं। अब चलो, शीट में ऐसे एक दो क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन वाले, तो मैं इतना उम्मीद करता हूं कि डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, आप सल्टा ही लोगे। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, अपने पास कोई रिएक्शन है ए गोइंग टू बी, तो बेटा जरा ये बताओ, क्या ए वक्त के साथ खत्म हो रहा है? बोलो बच्चों यस और नो। यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बोलो बच्चों, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि वक्त के साथ ए कंज्यूम भी हो रहा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट ऑफ, बोलो बच्चों, कंजम्पशन। अरे बेटा यस और नो। यस सर। अब मुझे ये बताओ, कहीं पे लिखा हुआ है रेट ऑफ कंजम्पशन या कहीं पे लिखा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो क्या आप खुद ही समझ जाओगे किसके लिए बात हो रही है, रिएक्टेंट के लिए या प्रोडक्ट के लिए, बताओ। रिएक्टेंट। Reactant. आप बोलोगे सर कंज्यूम तो रिएक्टेंट हो रहा है, आप बोलोगे डिसअपियर कौन हो रहा है, रिएक्टेंट हो रहा है, तो यानी ये चीजें किसके लिए लिख रहे हो आप, रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हो। जब मैंने खुद ही लिख दिया कि गोल्ड के प्राइस कम हो रहे हैं, तो क्या मुझे -1000 बोलने की जरूरत है? आप बोलोगे सर सिर्फ 1000 बोल दो, मैं खुद ही सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अरे भैया यस और नो। Yes, sir. चलो आगे बात करते हैं। तो ये किसके लिए होएगा बेटा बताओ, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट? ये टर्म किसके लिए है बेटा बताओ, रिएक्टेंट के लिए है। अब मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ कंजम्पशन, तो अगर मैं रिएक्टेंट तो यहाँ एक ही है, कल को रिएक्टेंट 2 होते तो मैं लिखता है ए और बी, कल को रिएक्टेंट 3 होते मान लो ए बी सी, तो मैं लिखता है ए का क्या आएगा बेटा बताओ, माइनस। अब आप बोलो बेटा क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो आप बोलोगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और बेटा कौन सी रेट लेंगे, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, बोलो बेटा इंस्टेंटेनियस, तो आप क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाय डी टी, क्या लिखोगे, माइनस डी ए बाय डी टी। माइनस क्यों लगाया बच्चों बताओ, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। क्योंकि जो डी ए आएगा ये कैसा होएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, Negative. नेगेटिव, तो रेट कैसी होती है, Positive. तो इसलिए क्या लगाना पड़ा, Negative. नेगेटिव। अब बेटा जरा ये बताओ, कहीं पे लिखा हो रेट ऑफ अपीयरेंस, तो आप खुद ही समझ जाओगे रिएक्शन में अपीयर कौन हो रहा है, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, प्रोडक्ट। या कहीं पे लिखा हो रेट ऑफ फॉर्मेशन, अपीयरेंस की जगह शब्द क्या लिखा हो, फॉर्मेशन, तो आप खुद से समझ जाओगे क्या वो प्रोडक्ट के लिए होएगा। Yes, sir. भैया वो क्या आएगा, आपकी माइनस लगाना पड़ेगा क्या, No, sir. तो आपकी क्या लिखोगे, डी वी वाई, TT. ठीक है। अच्छा बेटा जरा ये बताओ, मैं बोलूं कि मान लो रिएक्शन है ए से बी, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है कितना बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है ए का 1 मोल पर मिनट,
तो क्या आपको इतना समझ में आता है, अगर 1 मिनट में इसका 1 मोल खत्म होता है तो इसका 1 मिनट में 1 मोल बनता है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इन दोनों के रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस सेम आएंगे क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो अच्छा एक चीज और सोचो, अगर मान लो ए से 2 B जा रहे हो, मैं बोलूं इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है 1 मिनट में 1 मोल पर मिनट, तो इसका कितना आएगा बोलो बेटा? 2 mole आधा per मोल minute. अबे आधा कैसे आ जाएगा? डबल 2 mole डबल per आएगा minute. ना। आप खुद सोचो, अगर ये 1 मिनट में 1 खत्म हो रहा है, 1 मोल से कितना मोल बनता है बताओ? 2 मोल बनता है ना, तो इसका डबल आएगा ना। ठीक है, तो वी विल सी कि वो डबल कैसे आएगा। पहले इतना लिख लिया, ये बताओ। Yes, sir. इतना लिख लो। तो अपना ध्यान रखना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसके लिए है? अंग्रेजी से ही समझ में आ रहा है, डिसअपीयरेंस या कंजम्पशन रिएक्टेंट के लिए, और अपीयरेंस ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए है? प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। अच्छा बेटा ये बताओ, कहीं पे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया क्या? कहीं पे छोटा ए छोटा बी? बोलो बेटा। नहीं, तो लिखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, लिखो बेटा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, चाहे आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ले लो, चाहे आप रेट ऑफ कंजम्पशन ले लो, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो भैया जरा ये बताओ, इस रिएक्शन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पे? बोलो बच्चों। क्योंकि अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही तो चेंज हो जाएंगे, और कुछ थोड़ा हो जाएगा बेटा। बोलो यस और नो। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. अगली हेडिंग डालो रेट ऑफ रिएक्शन। राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम हो गया क्या अपना? Yes. चलो कोई बात नहीं, 2-4 मिनट और पढ़ लो। नहीं सर, अभी 50-60 साल है अभी टाइम। वाओ, मेरी उम्र में तो 50-60 साल नहीं बचे, भगवान करे आप 200 साल जियो। ठीक है, हम चलो। लोग 300 साल पढ़े। नहीं नहीं नहीं, मैं इतनी हिम्मत नहीं है 300 साल पढ़ाने की। चलो अगली हेडिंग डालो, रेट ऑफ रिएक्शन। डिप्रेशन के शिकार सर है। डिसअपीयरेंस का तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, चलो ए प्लस बी वी गोइंग टू सी सी, बस आगे डी डी भी हो सकता है, बार बार इतना लंबा नहीं लिख पाऊंगा मैं। ठीक है, चलो ये इसको मैं एक और गायब कर देता हूँ, चलो इतना ही लिखा रहने देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन, या कहीं लिखा जाए ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, बात बेटा दोनों सेम होती हैं। ठीक है, क्या इतना समझ में आता? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अलग अलग चीजें हैं बेटा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये नहीं कि दोनों में रेट देखा तो सेम ही चीज बोल दी, अलग अलग चीजें हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अलग है और रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस अलग है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखना इसको कैसे डिफाइन करा गया। ठीक है, -1/a DA/, बोलो बच्चों, DT। ठीक है, बराबर। बेटा ध्यान रखना प्लस का साइन नहीं है। बच्चों को क्या लगता है, अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्लस का साइन होता है तो वो यहाँ प्लस लिख देते हैं। अरे भैया प्लस नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का। -1/b, बोलो बच्चों क्या आएगा? dB/dt। ठीक है, बराबर 1/c dC/dt। अब जरा ध्यान से देखो और ये बताओ, ये महाराज जी क्या लिखे हुए हैं? Rate of रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। रेट Rate of ऑफ disappearance of a. डिसअपीयरेंस। ठीक है, और ये भी क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा बताओ? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है,
तो आपने बेसिकली क्या किया, जो रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जो भी था, ये क्या लिखा हुआ है बेटा, बोलो। Rate of appearance. Rate of appearance. अपीयरेंस। तो अगर मैं उनको उसके स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, बोलो बेटा। Yes, sir. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में क्या करते हैं, वो एक का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे देंगे, तो क्या अपने को समझ में आता है, मैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखूंगा तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन भी मिल जाएगा। कैसे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखा है, उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। अच्छा, फिर ये वाली इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। क्या मैं ये वाली इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, बोलो बेटा ये सुनो, सबको इक्वली तो करना है। यस सर। तो मुझसे रेट ऑफ, अगर इन चारों में से बेटा ऊपर देखो बोर्ड पे, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, इन चारों में से मुझे कोई एक चीज दे दो तो बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी क्या बेटा, बताओ यस और नो। Yes, sir. ठीक है, बाकी की सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे इसकी वैल्यू हो मान लो 2 मोल पर मिनट और इसका कोफिशिएंट हो 2, तो बेटा बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, 2/2 1 आ जाएगा क्या, 1। बोलो बेटा। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2 मोल पर मिनट, बेटा आप लोग आंसर बताओ। यहां पे लिखा हुआ है 2A, ठीक है चलो, और मैंने बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज 2 मोल पर मिनट, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, बोलो फटाफट। 1 mole per second. 1 mole per minute. 1 mole. 1 1 mole per मोल minute. पर मिनट, क्योंकि आप क्या बोलोगे, इसकी वैल्यू आपने कितनी दे दी, बोलो इसकी वैल्यू आपने कितनी दे दी, 2 मोल पर मिनट, और इसको केवल कोफिशिएंट से ही तो डिवाइड करना है। Yes. So तो इस तरीके से कर सकते हैं आप, केवल क्या करो, ये लिखना सीख लो कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं और कैसे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखते हैं, दोनों आसान ही हैं। क्या समझ में आए आपको, तो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, बेटा क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है, बताओ। yes. So तो लिखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा बेटा एक चीज मुझे और बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा यहां क्या बन जाएगा, 4A 4B और 4C, यही तो बन जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब आप मुझे ये बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोई फर्क पड़ेगा क्या, No, sir. हाँ ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनमें तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता ही नहीं, जो सर्किल कर रखे हैं ग्रीन ग्रीन यही तो रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस है, तो इनमें क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आया नहीं। लेकिन क्या रेट ऑफ रिएक्शन को फर्क पड़ गया होगा, बोलो बच्चों। Yes, sir. 1/4 so तो अपने को समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया 4A, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया 4B और यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या हो गया 4C, तो क्या अपने को समझ में आता है रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना घट गया होएगा, yes. So Yes, sir. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया होएगा 4 गुना घट गया होगा। इतना समझ में आया क्या, yes. So Yes, बेटा sir. आप 4, अच्छा यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ क्या आ जाता है 6, 6 times. तो रेट ऑफ रिएक्शन 6 गुना कम हो जाता या बढ़ जाता, कम हो गया वो. कम हो जाता। तो लिख लो इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, अगर आप रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दें, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, तो बेटा बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय n, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय n, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस बाय n। ठीक है, अरे कोफिशिएंट वगैरह तो देखने आते ही ना, ये तो सिंपल मैथ्स है 7th 8th क्लास वाली। ठीक है,
चलो that will be all with respect to today's class और बाकी मैं होमवर्क ग्रुप पे डाल दूंगा ठीक है बच्चों चलो टेक केयर बच्चों बाय बाय टाटा टेक केयर Thank you, sir. टेक केयर